दोस्तों नमस्कार। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के पहले की कुछ भाषण तो आपको याद होंगे, खास करके ओम प्रकाश राजभर के भाषण। ओम प्रकाश राजभर उस समय डंके की चोट पर मंच पर चढ़ करके योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी को दो टूक भाषा में खरी खोटी सुनाया करते थे। आपको याद होगा ओम प्रकाश राजभर का वो बयान जिसमें उन्होंने योगी आदित्यनाथ के लिए एक गाने का चुनाव किया था, चल सन्यासी मंदिर में, और उसके बाद जिन अल्फाजों का उन्होंने प्रयोग किया था कि मैं उनको उनकी हैसियत दिखा दूंगा, उन्हें वापस मठ में भेज दूंगा, और ऐसे ही कुछ अल्फाज उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए कहे थे। लेकिन आज जब ओम प्रकाश राजभर फिर से भारतीय जनता पार्टी के एनडीए में शामिल हो गए हैं, अब वो अखिलेश यादव के लिए इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। घोसी लोकसभा का चुनाव होना है और उस उपचुनाव के लिए ओम प्रकाश राजभर वहां पहुंचे और उन्होंने जो भाषण दिया अखिलेश यादव के लिए, उन्होंने उसी तरह के तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि मैं अपने माँ बाप का बेटा नहीं अगर मैंने अखिलेश यादव को उनके गांव सैफई तक नहीं पहुंचाया। क्या है ओम प्रकाश राजभर और क्यों उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका एक स्थायी महत्व हो गया है, खास करके मीडिया में वो बड़े पसंद किए जाते हैं। उनकी यूपी की डेमोग्राफी को लेकर के जो समझ है और जातियों की जो नाम उनको रटे हुए हैं, जिलों के नाम रटे हुए हैं, वो ओम प्रकाश राजभर को यूपी के तमाम नेताओं से अलग करता है। हालांकि राजनीति उनकी वही अवसरवादी है और वे भी संजय निषाद की तरह है या और दूसरे जो राजनीतिक दल हैं उनकी तरह अपने बेटों को वे भी फिट करना चाहते हैं, उनको सेट करना चाहते हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर ने सामाजिक न्याय की राजनीति को नए आयाम दिए हैं। अब अगर हम लौट करके थोड़ा सा ओम प्रकाश राजभर की अपनी राजनीतिक जिंदगी की तरफ चलें तो ओम प्रकाश राजभर कांशीराम के साथ जुड़ते हैं, जो DS4 और उसके बाद 1980 में BSP जब गठित होती है तो ओम प्रकाश राजभर कांशीराम साहब के साथ थे। और वहाँ से जो उन्होंने सफ़र शुरू किया उसमें उत्तर प्रदेश में जो वंचित जातियाँ थीं, जो पिछड़ी जातियाँ थीं, दलित जातियाँ थीं, उनको नए आइकॉन्स मिले, उनके इतिहास को पुनर्सृजित किया गया, उनकी अस्मिता को रेखांकित किया, उनका सांस्कृतिक जागरण हुआ। ये कांशीराम की अपनी पूरी प्रयोगशाला थी जिसमें दलितों की तमाम जातियों से होते हुए और पिछड़े तमाम जातियों तक के उन्होंने नेताओं को उभारा और उनके इतिहास को, उनकी संस्कृति को और उनके लोक को पुनर्परिभाषित किया। और इसके जरिए एक उन्होंने बड़ा खेमा तैयार किया जिसे वो 15 बनाम 85 कहते थे, यानी दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक मिलाकर के 85, सवर्ण 15। इसी राजनीति के उपज ओम प्रकाश राजभर होते हैं। लेकिन 2001 तक आते आते मायावती के साथ उनके रिश्ते कड़वे हो जाते हैं और वो खींचतान भदोही जिले के नाम को लेकर के थी। जब मायावती ने संत कबीर नगर नाम रखा उस ज़िले का, तो ओम प्रकाश राजभर ने उसका विरोध किया और इसे भर समाज के नायक के नाम पर, भर जाति के नाम पर इस भदोही जिले के नाम को बदलने का विरोध किया और वो BSP से बाहर हो गए। उसी समय वो सोनेलाल पटेल के अपना दल से जुड़ते हैं और वो अपना दल में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं। इसके पहले ओम प्रकाश राजभर 1996 में वाराणसी BSP के जिलाध्यक्ष रह चुके थे। सोनेलाल पटेल के अपना दल में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए ओम प्रकाश राजभर ज़्यादा दिन वहाँ नहीं चल पाते। लोकसभा चुनाव में टिकट को लेकर के
ओम प्रकाश राजभर की सोनालाल पटेल के साथ तकरार होती है और साल भर के भीतर ही वो अपना दल को भी अलविदा कहते हैं। अक्टूबर 2002 में वे अपनी पार्टी खड़ी करते हैं, जिसका नाम आज सुभाषपा है, सुहेलदेव भारतीय पार्टी। वो सुभाषपा आज एक नए मुकाम पर पहुंच चुकी है। हालांकि 2016 तक ओम प्रकाश राजभर ने कोई विशेष सफलता नहीं अर्जित की थी। चुनाव वो लड़ते थे, लेकिन तीसरे, चौथे और पाँचवें नंबर पर वो खुद भी और उनके जो तमाम उम्मीदवार होते थे वो रहते थे। 2014 में जब नरेंद्र मोदी आते हैं और अमित शाह उनके उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनते हैं, तो इस हिंदी पट्टी की राजनीति में एक नया बदलाव देखने को मिला। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है देश का, जहां 80 लोकसभा सीटें हैं, विधानसभा की 400 से ज़्यादा सीटें हैं और तमाम जातियों का एक बहुत विस्तृत भूभाग भी उत्तर प्रदेश के पास है। कांशीराम साहब की पूरी प्रयोगशाला इसी उत्तर प्रदेश में हुई, वो उनकी कर्मभूमि है। लेकिन मायावती के अपने बीएसपी के रिजीम के बाद जो तमाम नायक, जो तमाम जातियों के नेता उभरे थे, उन्होंने अपने अपने राजनीतिक दल बना लिए। सोनालाल पटेल अपना दल, संजय निषाद ने निषाद पार्टी बना ली। ऐसे ही ओम प्रकाश राजभर की अपनी पार्टी, इसी में और भी तमाम नाम आपको याद आते जाएंगे। वो सारे नाम बाबू सिंह कुशवाहा से लेकर के केशव देव मौर्य तक, संजय चौहान से लेकर के और भी ढेर सारे नाम हैं जिन्होंने तमाम राजनीतिक दलों का गठन किया। अमित शाह ने एक ऐसी सोशल इंजीनियरिंग की जिसे माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है, और इन तमाम संगठनों को, छोटे छोटे राजनीतिक दलों को उन्होंने अपने साथ जोड़ करके और 2014 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। ओम प्रकाश राजभर तब भी उनके साथ नहीं थे, लेकिन जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा का चुनाव आता है 2017 का, उसके पहले 2016 में अमित शाह ओम प्रकाश राजभर के साथ मिलते हैं और दोनों में गठबंधन होता है। बड़ी जीत हासिल की। उस समय 325 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी और पूर्वांचल के करीब 6-7 जिलों में ओम प्रकाश राजभर का अपना प्रभाव है। वहाँ पर उनके कार्यकर्ता हैं, बूथ मैनेजर हैं और बहुत मेहनती लोग हैं। और ये जो समाज है राजभरों का, वो एक लड़ाका कौम माना जाता है और इसके नायक के रूप में सुहेलदेव को रेखांकित किया जाता है। ये वही सुहेलदेव हैं जिनके बारे में कहा जाता है, और ये मिथ है और इसके बारे में इतिहास ठीक ठीक क्या कहता है कोई जानकारी नहीं है। लेकिन गाजी मियाँ जो महमूद गजनबी का भतीजा है, उसके साथ सुहेलदेव का युद्ध होता है। वो जो कथा है, जो कहानी है, उसके संदर्भ के अनुसार, और उसमें सुहेलदेव शहीद होते हैं, बलिदान होता है उनका। तो राजभरों के नायक के रूप में, इतिहास पुरुष के रूप में वही सुहेलदेव हैं। और जाहिर तौर पर जब गाजी मियाँ और सुहेलदेव का युद्ध है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लिए अपने नैरेटिव को बनाने के लिए बेहतरीन मसाला है। हालांकि गाजी मियाँ की जो दरगाह है बहराइच में, उसको पूजने वाले लाखों हिंदू हैं जो फैज़ाबाद, अयोध्या यहाँ से होते पैदल जाते हैं दरगाह पर। इतनी मन्नत है और इतनी आस्था है गाजी मियाँ के प्रति। लेकिन अब इस नैरेटिव को सांप्रदायिक रंग देना शुरू कर दिया गया है। ये आज से नहीं है, बल्कि एक दशक को अगर आप देखें, कोशिशें बहुत पहले से चल रही हैं, लेकिन एक दशक में ये नैरेटिव ज़्यादा मजबूत हुआ है। और वही सुहेलदेव के नाम पर ओम प्रकाश राजभर की अपनी पार्टी है, तो बीजेपी के साथ उनका तालमेल बन जाता है वो नैरेटिव के स्तर पर भी। और जो ओम प्रकाश राजभर की अपनी डिमांड रही है, वो घोषित तौर पर सामाजिक न्याय की राजनीति करते हैं, लेकिन ये सामाजिक न्याय की राजनीति का पार्ट 2 है। पार्ट 1 है जिसमें ओबीसी की वो मजबूत जातियां जिनका ज़मीनों पर होल्ड है, जो ज़मींदार किस्म की जातियां हैं,
जाट, गुर्जर, यादव, कुर्मी, लोध, मौर्य, ये जो जातियां हैं जिनका होल्ड है, जिनका प्रभुत्व है, जिनकी जनसंख्या भी अच्छी है और जो ज़मीनों वाले हैं, जो पढ़ाई लिखाई में भी आज नौकरियों में भी आगे हैं, तो सामाजिक न्याय की उस राजनीति ने इन जातियों का उभार किया और इनका विश्वविद्यालयों में, सरकारी नौकरियों में एक तरह से उनका संतुलन हुआ, उनका दिखाई देना शुरू हो गया और अब तो वो एक किस्म का प्रभुत्व है। लेकिन जो अति पिछड़ी जातियां हैं और अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं, ये अभी भी बैकवर्ड नहीं, वो हाशिए पर थीं। लेकिन बीजेपी ने उन सोशल इंजीनियरिंग की राजनीति के नाम पर इनके नेताओं के भीतर वो राजनीतिक जो आकांक्षा थी उसे महत्वाकांक्षा में तब्दील कर दिया और इन नेताओं का इस्तेमाल करके उनके समाज का वोट हासिल किया। लेकिन ओम प्रकाश राजभर की अपनी जो डिमांड रही है वो एक वाजिब डिमांड है कि जो ओबीसी जमात है जिसको 27% आरक्षण मिलता है, इसे सामाजिक न्याय समिति के रिपोर्ट के अनुसार 3 भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। रोहिणी कमीशन की भी रिपोर्ट आई है और वो भी ओबीसी के आरक्षण को 3 भागों में विभाजित करती है, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा, 9%, 11% और 7%। तो पिछड़े को माने जो पिछड़ों की जो मजबूत जातियां हैं उनको 9%, जो अति पिछड़ा है उसे 11% और जो अत्यंत पिछड़ा है उसे 7% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये डिवीज़न ओम प्रकाश राजभर या संजय निषाद ये लोग चाहते थे। वो चीज़ हालांकि आज तक नहीं हुई है, लेकिन जो ओम प्रकाश राजभर 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी रथ पर सवार हुए थे और उस समय उन्होंने कसम खाई थी कि वो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे और योगी आदित्यनाथ को उनके मठ में भेज देंगे, वही राजभर आज बीजेपी के साथ खड़े हैं। अमित शाह से मिलने के बाद वो अब उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार का शायद ख्वाब देख रहे हैं। हालांकि उनके हालात वही हैं, कभी वो केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल मंत्री, स्टूल मुख्यमंत्री कहा करते थे। अभी जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें तो इनको वो स्टूल भी नसीब नहीं हुआ है। 2 फोटो इस तरह के आई हैं और जो बराबर स्वाभिमान और सम्मान की बात करते थे उन ओम प्रकाश राजभर को तो अब स्टूल का भी सम्मान नहीं मिल रहा है। लेकिन शायद उनके बेटे को टिकट मिल जाए या उनका बेटा विधान परिषद में पहुंच जाए, ये हो सकता है। ओम प्रकाश राजभर की राजनीति का अभी जो लक्ष्य दिखाई पड़ता है वही दिखाई पड़ता है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर ने अपने वर्कर्स को बहुत मजबूत बनाया है। और पिछले विधानसभा चुनाव में तो मैं बनारस में था और मैंने ये देखा, लोगों ने हमको बताया कि वहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, बल्कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के कार्यकर्ता 3-3 बार लोगों के घर गए, उन्होंने पैर पकड़े और वो चुनाव में वोट डालने की अपील करते रहे। ये उनकी ताकत है। लेकिन उनकी कमज़ोरी ये है कि ओम प्रकाश राजभर कभी अकेले किसी विधानसभा में भी चुनाव नहीं जीत सकते, क्योंकि राजभरों का उतना वोट नहीं है। इसलिए उन्हें किसी के रथ के पर सवारी करनी ही होगी, चाहे वो सपा के साथ जाएं जिसमें यादव और मुस्लिम वोट जुड़ेगा, कुर्मी और मौर्य वोट जुड़ेगा, या फिर वो बीजेपी के साथ आएँ जिसमें सवर्ण वोट भी उनको मिलेगा और जो अति पिछड़ा है वो भी उनको मिलेगा। बिना इसके ओम प्रकाश राजभर की राजनीति नहीं चल सकती और इसीलिए वो बीजेपी के साथ जाने में भी परहेज नहीं करते और सपा के साथ भी चले जाते हैं। लेकिन इस समय वो एनडीए में हैं और अमित शाह ने उनके बेटे की फ़ोटो ट्वीट करते हुए कहा था कि ओम प्रकाश राजभर के आने से उत्तर प्रदेश में एनडीए मजबूत होगा। निश्चित तौर पर जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है उसमें अति पिछड़ों और नॉन जाटो दलित की बहुत बड़ी भूमिका है और यही कोर वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी का। मैं पिछले 1 साल 2 साल से इस बात को लगातार रेखांकित कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व है वो केवल सवर्णों में कारगर होता है। दलितों और पिछड़ों के लिए वो केवल एक नैरेटिव पैदा करने के लिए है और विपक्ष को घेरने के लिए, विपक्ष को फंसाने भर के लिए हिंदुत्व है। दलित और पिछड़ा कभी हिंदुत्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता है। अपवाद स्वरूप 1-2 जातियां हो सकती हैं, कुछ
लोग हो सकते हैं जो हिंदुत्व के नाम पर हिंदू बनकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हों, लेकिन मेरा पूरा भरोसा है कि दलित और पिछड़ा एक सोशल इंजीनियरिंग के वजह से भाजपा को वोट करता है, हिंदुत्व के नाम पर नहीं वोट करता। और हिंदुत्व अगर बीजेपी की जिताऊ नैरेटिव है तो फिर मैं सबसे बड़े सवाल को जो रेखांकित करता हूं कि उत्तर प्रदेश में जहां राम मंदिर बन चुका है, उसका उद्घाटन होना है, बावजूद इसके अमित शाह ओम प्रकाश राजभर के सामने घुटने टेकते हैं, संजय निषाद को वो नहीं छोड़ते हैं, अनुप्रिया पटेल को वो नहीं छोड़ते हैं, अभी और लोग, केशव देव मौर्य उनके साथ जा चुके हैं, दारा सिंह चौहान उनके साथ हैं ही, संजय चौहान पर वो डोरे डाल रहे हैं। तो ये जो अति पिछड़ी जातियों के पार्टियां हैं, उनके साथ तालमेल बनाना अमित शाह और बीजेपी की मजबूरी है, क्योंकि हिंदुत्व केवल नैरेटिव है, हिंदुत्व चुनाव जिताऊ गारंटी नहीं है। इसका असर केवल सवर्णों में होता है और सवर्ण जरूर इस चीज़ को देखता है कि उसके लिए हिंदुत्व ही सबसे बड़ी चीज़ है, भले ही महंगाई और बेरोजगारी कितनी भी हो, या उसका नुकसान ही क्यों ना होता हो, या वो प्रताड़ित ही क्यों ना हो, उसको रोजगार भले ही ना मिले, सरकारी नौकरियां खत्म कर दी जाएं, अब वो आईएएस बनने का सपना भले ही ना देख सके, लेटरल एंट्री के जरिए मोदी जी ने वो काम कर लिया है, लेकिन एक ईडब्ल्यूएस का जो झुंझुना दिया गया है वो असंवैधानिक है। इस बात को तो मैं रेखांकित करता ही रहा हूं, लेकिन जब सरकारी नौकरियां ही नहीं है तो ईडब्ल्यूएस होने का मतलब क्या है। लेकिन हिंदुत्व उनके लिए है और वो समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी है और उनकी सत्ता है, उनकी सरकार है, तो इसलिए वो वोट करेगा। लेकिन दलित और पिछड़ा नहीं वोट करता है हिंदुत्व के नाम पर, और इसीलिए इस तरह की फील्डिंग अमित शाह करते हैं इन अति पिछड़ी जातियों का, अत्यंत पिछड़ी जातियों। तो ओम प्रकाश राजभर उन्हीं जातियों की राजनीति करते हैं, इसीलिए ओम प्रकाश राजभर का अपना एक महत्व है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। और आज अगर वो अखिलेश यादव को ये कह रहे हैं कि हम उनको सैफई भेज देंगे, तो ये उनकी अदावत है या ये उनकी अपनी शैली है। शायद अखिलेश यादव की वादा खिलाफी से, अखिलेश यादव के ज़्यादा महत्व ना दिए जाने से ओम प्रकाश राजभर नाराज़ हों, लेकिन ये उनकी अपनी शैली है कि जहाँ वो इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं कि मैंने अपनी माँ का दूध नहीं पिया, या मैं अपने माँ बाप से पैदा नहीं अगर मैंने अखिलेश यादव को सैफई नहीं भेज दिया। तो ये जो मैस्कुलिन जो पूरा प्रतीक है, जो छाती ठोक करके जो कहा जाता है कि ये ताकत, ये है असली बाहुबल, ये जुबान का जो बल है ओम प्रकाश राजभर का, वो उसका वो इस्तेमाल करते हैं। और अखिलेश यादव के लिए जो उन्होंने कहा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा, अखिलेश यादव के लिए नुकसानदेह साबित हो या ना हो, लेकिन ओम प्रकाश राजभर इसी तरह की अपनी भाषा के लिए जाने जाते हैं। और कई बार तो लोग ये कहते हैं कि वो उत्तर प्रदेश के लालू प्रसाद यादव बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राजनीति तो अति पिछड़ा और अति दलित सेंट्रिक हो रही है। इस बात को विपक्ष को समझना पड़ेगा, तभी वो भारतीय जनता पार्टी और उसकी राजनीति को काउंटर कर सकते हैं। शुक्रिया।